अध्याय 8 देख रहे हैं, स्थानीय शासन, लोकल गवर्नमेंट्स। स्थानीय शासन, लोकल गवर्नमेंट्स की बात करेंगे आज। यहां पर एक चित्र है ग्राम पंचायत का। अगर आप गांव या छोटे शहर में रहते हैं तो आपने जरूर इस तरीके की मीटिंग्स देखी होगी। लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, कि हर एक लेवल पर आपका घर है, आपको इस घर के बारे में बहुत अच्छा पता है। 2-4 घर हैं यहां पर, तो इन चारों घरों को या फिर एक मोहल्ले को, इस मोहल्ले के बारे में अच्छा पता होगा। तो इस लेवल तक जाना, या ये कहें स्थानीय स्तर तक जाना, स्थानीय मामलों की देखभाल करने के लिए भी अगर कोई हो, कमिटी हो या कोई समूह हो, ग्रुप हो, या कहें सरकार हो, स्थानीय शासन हम इसी को कहते हैं। स्थानीय शासन निकाय होते क्या है, इनका महत्व क्यों है। हम 2 बड़े स्पेसिफिक संविधान में संशोधन हुए थे, 73वां और 74वां। इनके बारे में बात करेंगे कि इनमें क्या प्रावधान थे, किन के लिए प्रावधान थे, कैसे लागू किया गया इनको, और क्या क्या इसमें कंटेंट है। इसके अलावा जब हम स्थानीय निकाय की बात करते हैं या स्थानीय सरकार की बात करते हैं, तो उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं, वो करते क्या हैं, ये लोग बैठ के कर क्या रहे हैं, इनकी काम क्या है, इनकी जिम्मेदारियां क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले 2 आपको कहानियां बताऊंगा। इन कहानियों से क्या समझ में आएगा, हम इस ग्राम पंचायत या कहें स्थानीय स्तर के बहुत करीब पहुंच जाएंगे। पहली कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश में। एक यहां पर जिला है जिसका नाम है सीहोर। गीता राठौर इसी जिले में जो जमनिया तालाब है, वहां की ग्राम पंचायत की रहने वाली, उस इलाके के रहने वाली है। अब एक आरक्षित सीट है, यानी कि रिजर्व सीट है। 1995 में वो गीता, जिनके बारे में बात हो रही है, वो सरपंच निर्वाचित हो जाती हैं। पंच मतलब होता है 5, सरपंच का मतलब होता है इन 5 में जो हेड होगा सरपंच। 5 लोगों का ग्रुप, जिसमें एक सरपंच होगा। लेकिन 2000 की बात है, गांव वालों ने अच्छे काम का इनाम देते हुए इनको दोबारा चुन लिया। अब इस बार गीता एक सामान्य सीट से चुनी गई। पहले तो रिजर्व सीट से आई थी, वो SC ST के लिए जो रिजर्व सीट होती है, लेकिन ये इस बार नॉर्मल सीट से आ गई। ये पहले जो गीता थी, ये गृहिणी होती थी, लेकिन अब वो, उनकी दूरदर्शिता राजनीतिक तौर पे लोगों को समझ में आ गई। उन्होंने अपना जो पंचायत है उसमें लोगों का, जनशक्ति का इस्तेमाल किया और तालाब को पक्का बना दिया। पहले तालाब को पक्का बनाया इन्होंने, स्कूल की इमारत, गांव की सड़कें, बहुत बढ़िया काम किया इन्होंने। तो गीता ने अपनी जो पंचायत है, उसकी जो शक्ति है, उसका इस्तेमाल किया। खास तौर पे जो इनकी जैसी महिलाएं हैं, उन पे घरेलू हिंसा होती थी, अत्याचार होती थी, तो इसके खिलाफ ये लड़े। और पर्यावरण, गांव का पर्यावरण, शहर का पर्यावरण बचाना बहुत जरूरी है। खास तौर पे गांव में जो वन है और जो जल है, उनका प्रबंधन बहुत जरूरी है। इसके लिए गीता ने अभूतपूर्व काम किया। ये गीता जी की कहानी हुई। आप समझ गए होंगे कि अगर इन्होंने काम नहीं किया होता तो ये कभी भी नॉर्मल सीट से चुन के नहीं आती। इन्होंने वन के लिए, तालाब के लिए, चाहे स्कूल के लिए बहुत बढ़िया काम किया। इस लेवल पे, इस ग्राम पंचायत में इनकी बहुत इज्जत है। दूसरी कहानी, एक और महिला है। यह महिला जो है, तमिलनाडु में एक गांव है वैगेवसल, इनकी सरपंच। 1997 में क्या हुआ, तमिलनाडु की जो सरकार है, 71 सरकारी कर्मचारी, उनको 2-2 हेक्टेयर दे दिया कि चलिए आपको हमने बांटा। ये जमीन कहां से आनी थी, किधर से आनी थी? इनके पंचायत क्षेत्र से आनी थी। अब जो बड़े अधिकारी हैं, उनका निर्देश हुआ, उस पर कांचीपुरम जिले के जो कलेक्टर है, उन्होंने इस ग्राम पंचायत के सरपंच को आदेश दिया कि हमने आवंटित कर दी है, 71 हमारे सरकारी कर्मचारी है, इनको आवंटित जमीन कर दी है, हमने फैसले ले चुके हैं। अब आप
क्योंकि हम उच्च अधिकारी हैं, आप हमारे फैसले को सुनिए, समझिए, फैसला कीजिए और फटाफट इस पे काम करिए। लेकिन यहां इन महिला ने कहा ना, ये काम हम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि कलेक्टर ने जमीन के अधिग्रहण का आदेश दिया, ग्राम पंचायत ने कलेक्टर की इस कार्रवाई के विरोध में जो हाई कोर्ट है, मद्रास का, चेन्नई का हाई कोर्ट है, उसमें याचिका दायर कर दी। अब इस हाई कोर्ट की एक एकल खंडपीठ यानी कि एक इसमें जज थे, उन्होंने कलेक्टर के आदेश को जायज बता दिया कि कलेक्टर ने जो कहा है, डीएम ने जो कहा है, वो तो सही है। अदालत का फैसला था कि इस संबंध में ग्राम पंचायत की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। डीएम कहां और कहां ग्राम पंचायत। पंचायत ने इस फैसले के खिलाफ खंडपीठ के पास अपील डाल दी। अब खंडपीठ ने एक जो एकल न्यायाधीश यहां पर भी थे, उन्होंने इस फैसले को उलट दिया। जो पहले फैसला दिया गया था कि जो डीएम ने किया सही किया, लेकिन यह फैसला उलट दिया गया। तो न्यायाधीशों का जो फैसला था कि सरकारी आदेश पंचायत की शक्तियों की अवहेलना तो कर रहा है, यह पंचायत की संवैधानिक हैसियत का भी सरासर उल्लंघन है। इसका मतलब जो पंचायत है वो संवैधानिक है, ये संस्था ऐसी वैसी नहीं है, ये संवैधानिक तौर पे 73वां 74वां, अभी मैं आपको संशोधन बताऊंगा, वहां से आई है। तो एक महिला के पंचायत होने से, और जब हम उनकी जमीन ऐसे लोगों को जा रही है जो वाकई में तनख्वाह भी कमा रहे हैं, अच्छी खासी उनकी तनख्वाह, सरकारी नौकर है, और वो गरीबों की जमीन 2-2 हेक्टेयर उनको मिल जाए, ऐसे कैसे होगा? ये गरीब कहां जाएंगे? इन्होंने खुल के विरोध किया और फिर ये फाइनली हारी भी। ऐसी बात नहीं है, एक बार हाईकोर्ट ने इनको इनके विरुद्ध फैसला दिया, हारी भी, लेकिन फिर वे उठी उसी जज्बे से और इन्होंने चीजें हासिल की जो एक सरपंच को करना चाहिए। दोनों कथाएं अलग अलग हैं, लेकिन अलग नहीं है। क्यों? क्योंकि जो स्थानीय शासन की संस्थाएं हैं उनको 1993 में, देखिए ग्राम पंचायत क्लियर हो गया आपको, ये स्थानीय शासन है, इसी को हम स्थानीय शासन कहते हैं। 1993 में इनको ग्राम पंचायत इनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया, यानी कि संविधान के अंतर्गत दर्ज हो गए। अब गांव और जिला स्तर पे, चाहे आप गांव में रहते हो विलेज में, या आप रहते हो जिले में यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, दोनों ही लेवल के शासन को हम स्थानीय शासन कहते हैं। लोकल जिसे एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, स्थानीय शासन। तो स्थानीय का शासन का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मैं यहां पर बैठा हूं, मेरा नाम क्या है आपको नहीं पता, एक प्राइम मिनिस्टर को क्या पता होगा मेरा नाम या मुझे क्या समस्या है, या एक चीफ मिनिस्टर को क्या पता होगा मुझे क्या समस्या है। मेरे बगल में रहने वाला मेरा जो सरपंच है उससे पता होगा कि मेरी समस्या क्या है ना। तो जो नागरिक की समस्याएं हैं, मेरी हर दिन जो दिक्कतें आती हैं, ये लोग तो बड़े लेवल पे बड़ी चीजें सॉल्व करेंगे, लेकिन जो मेरी रोजमर्रा की जिंदगी में जो समस्या है उसको कौन सॉल्व करेगा? स्थानीय शासन। क्योंकि स्थानीय शासन का फायदा ये होता है कि ये सबसे करीब है। आप है, आपका भाई ही सरपंच बन गया या उस ग्राम पंचायत में एक आदमी बन गया, मतलब आपके कितने करीब हो गया ये नहीं कि आप इसे काम करवा लेंगे कोई भी ऐसा, लेकिन ये आपके करीब है। और इसके कारण क्या होता है कि समस्याएं बहुत अच्छी तरीके से समझी जाती हैं, क्योंकि जो आपकी समस्या है वो इनकी समस्या है। आपके घर में पानी नहीं आ रहा है तो ये आपके लिए भी नहीं आ रहा है, और ये ग्राम पंचायत वाले अगर आपके भाई हैं उनके घर भी नहीं आ रहा है, सबको पता है, दोनों को पता है। तो इसका कम खर्चे से, बहुत आसानी से, क्योंकि अब क्या है, अगर हमें कोई समस्या होगी तो जल निगम और यहाँ वहां बहुत जगह जाना पड़ेगा, और अपनी पिटीशन देनी पड़ेगी, ट्विटर पर लिखना पड़ेगा, और बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। यहां ग्राम पंचायत है, बिल बैठ के सॉल्व हो जाएगा, कम खर्चे में सॉल्व हो जाएगा। यही फायदा है स्थानीय शासन का। जरूरी यह हो जाता है कि अगर एक स्थानीय शासन या कहें स्थानीय जो प्रशासन है, प्रशासन थोड़ा अलग हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन उसमें ना सरकारी लोग आ जाते हैं, वैसे ये भी इनको भी इलेक्ट किया जाता है, लेकिन जीवंत और मजबूत स्थानीय शासन सक्रिय भागीदारी और उद्देश्यपूर्ण जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। अगर एक स्थानीय शासन, ये जैसे यहां पर बैठे हैं और हर एक चीजें पे डिस्कशन हो रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, तो अगर ये सुदृढ़ है, जैसे हमने दोनों महिलाओं को देखा, एक महिला ने कमाल कर दिया कि उसने ऐसी फाइट बैक की कि वो जमीन नहीं जाने दी, और एक महिला ने क्या किया, पूरे पंचायत का स्वरूप बदल दिया, यानी कि वो जीवंत भी थे, वो मजबूत भी थे। और इसी से जो स्थानीय शासन है उसने वो ऐसे काम किए जो शायद और जगह ना हो पा रहे हो। तो आम जनता प्रादेशिक और केंद्रीय सरकार की कहीं से कहीं ज्यादा परिचित स्थानीय शासन से होती है।
अब आप बताएं कि ये जो है ये दोनों कहीं ना कहीं तो एक दूसरे को जानते होंगे। क्या प्राइम मिनिस्टर इनको जानते होंगे? नहीं जानते होंगे। क्या चीफ मिनिस्टर जानते होंगे? ये मैं तो ये कह रहा हूं कि विधायक भी नहीं जानते होंगे इनको। तो आम जनता जो नॉर्मल पब्लिक है वो ज्यादा करीब किससे होती है? स्थानीय शासन से, ना कि केंद्रीय सरकार। मैं ये कहीं नहीं कह रहा हूं कि केंद्रीय सरकार राज्य सरकार की कोई वैल्यू नहीं है, वो बड़े डिसीजंस लेती है, पूरे एक स्टेट के लिए, पूरे एक देश के लिए डिसीजन लेती है। जब स्थानीय की बात आती है तो यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए और इनको बाकायदा संवैधानिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए, जो कि इन्हें है, इन्हें अब मिल चुके हैं। तो भारत में स्थानीय शासन आया कैसे, शुरुआत कैसे हुई? आपको याद होगा, बहुत पहले की बात है, बहुत मतलब प्राचीन समय में भी कोई भी काम तो ऐसा होता नहीं है, हमेशा कोई ना कोई कमेटी बनती है, 4 लोग बैठते हैं, बोले 4 लोग बैठ जाएंगे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ऐसी बात करते हैं ना हम लोग। तो जो प्राचीन भारत है इसमें सभा ऑलरेडी थी, लोग बैठते थे, प्रॉब्लम सॉल्व होती थी। तो समय बीतने के साथ गांव में जो सभा है, गांव में सभा होती थी, इन सभाओं को बना दिया गया पंचायत। यही सभा पंचायत बन गई और धीरे धीरे इनका जो रूप बदलता रहा। अब आज के समय में बताता हूं, जो स्थानीय शासन है, लोकल बॉडी जिसे हम कहते हैं, स्थानीय निकाय, इसके निर्वाचित निकाय सन 1852 के बाद अस्तित्व में आए। मतलब पहले सभा वभा बैठती थी, लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। अगर कोई भी एक गांव है, इसमें एक किसी ने भी कुछ कर दिया तो वो पंचों के सामने हाजिर होता था। पंच जो भी सजा देते थे इसको, जैसे कहते हैं हुक्का पानी बंद करना, तो इसको, इनके पूरे परिवार को कोई भी कुछ खाने पीने के लिए नहीं देता था, ये सजा दी जाती थी। तो यहां पर लोग थे जो डिसाइड करते थे। तो कैसे 1852 के समय कैसे आए? क्योंकि ये लॉर्ड रिपन साहब हुआ करते थे। ये उस समय लॉर्ड रिपन साहब जो आप यहां देख रहे हैं, भारत के वायसराय थे, गवर्नर जनरल थे। अब उसके उन्होंने इन निकायों को बनाने की दिशा में थोड़ी शुरुआत की। तो उन्होंने क्या किया? मुकामी बोर्ड इसको कहा गया, इन्होंने शुरुआत की। उसको उस समय कहा जाता था लोकल बोर्ड, जिसे हम कहते थे मुकामी बोर्ड। क्या कहते थे? मुकामी बोर्ड कहा जाता था उस समय, इनके समय में। लेकिन फिर धीरे धीरे बहुत कम प्रगति हुई, किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। भारतीय नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बहुत जरूरी कहा कि भाई ये बहुत जरूरी है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की बात करता हूं मैं। इसके बनने पर बहुत सारे जो प्रांत है उसमें ग्राम पंचायत कॉन्स्टिट्यूट हुई, ग्राम पंचायत बनी, ग्राम पंचायत अस्तित्व में आई। उसके बाद 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, बाकायदा एक एक्ट बना गया। उसके बाद भी यह प्रवृत्ति जो है वो जारी रही, बनती रही। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जब हो रहा था उस समय गांधी जी ने कहा था, और इन दोनों साहब बहुत बड़े साहब रहे हैं, ये इनके बारे में भी बताता हूं। पहले गांधी जी के बारे में बताऊं। उन्होंने ये कहा था कि जो भी सत्ता है, पावर है, ये किसी एक के हाथ पे ना हो, ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो, यानी आर्थिक और राजनीतिक सत्ता विकेंद्रीकरण हो। विकेंद्रीकरण मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट, विकेंद्रीकरण मतलब होता है डिसेंट्रलाइज, यानी कि पूरे देश में भी रहे, देश के अलग अलग स्टेट के पास भी रहे, स्टेट में डिस्ट्रिक्ट के पास भी रहे, और डिस्ट्रिक्ट में जितने आपके अलग अलग गांव या फिर शहर आते हैं उनके पास भी रहे। और यही जो गांव और शहर जो लोएस्ट लेवल है ना, जिसको सबसे छोटी एंटिटी मानते हैं, जैसे हम लोग जब चुनाव होता है तो किसके लिए चुनाव करते हैं? अगर आप शहर में रहते हैं तो आप एक वार्ड में होते हैं, उस वार्ड के मेंबर के लिए चुनाव करते हैं, जिसको हम कॉर्पोरेटर कहते हैं, पार्षद कहते हैं। तो वो वार्ड बहुत छोटा होता है, लेकिन वहां का जो आदमी है वो आप लोग सबके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, साफ सफाई के लिए। वो एक तरीके से मेंबर होता है, जो नगर निगम होता है उसमें आपका रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो गांधी जी ने ये कहा था। हो क्या रहा था, उन्होंने कहा क्यों ये? क्योंकि जो मैंने कहा गवर्नर जनरल, जैसे एक नाम मैंने लिया ना रिपन साहब, ऐसे जो गवर्नर जनरल हुए उनके बाद सारी पावर जो थी इन गवर्नर जनरल के पास थी। इन्हीं के पास सारी पावर सेंट्रलाइज हो जाती थी। अब हमारे नेताओं के लिए आजादी का मतलब क्या था? कि भाई आजादी मतलब यह है कि हम लोग फैसला ले सके, हमारे पास जो कार्यपालिका है और प्रशासनिक शक्तियां हैं उसका हम इस्तेमाल कर सके, और इनका विकेंद्रीकरण भी हो, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन हो, यानी कि जो कार्यपालिका हो, जो भी काम करने वाले लोग हैं वहां उनके पावर जाए, वो फ्रीडम से। अगर मान लीजिए एक क्षेत्र है, मान लीजिए है ना, ये स्टेट है, अब स्टेट गवर्नमेंट ने कोई फैसला ले लिया, जैसे अभी ये डीएम ने एक लिया था, यहां के लोगों को ये बात जच नहीं रही, वो कहीं ना कहीं तो
कोई ना कोई तो होगा जो इनको रिप्रेजेंट करे गवर्नमेंट के सामने या स्टेट गवर्नमेंट के सामने या डीएम के सामने, कोई ना कोई तो होना चाहिए। वही ग्राम पंचायत होती है, वही नगर निगम के आपके कॉर्पोरेटर्स होते हैं या पार्षद होते हैं। तो स्थानीय शासन संविधान में इनको इतना ज्यादा महत्व पहले मिला नहीं, पहले नहीं मिला। कारण क्या था? पहली बात तो यह थी कि जब देश का डिवीजन हो रहा था, जब हम लोग डिवाइड, मतलब हिंदुस्तान पाकिस्तान बन रहा था और नई सरकार आने वाली थी, इस तरीके से जो चीजें हो रही थी, तो मेन चीज क्या रही कि भाई सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम को देखा जाए पहले तो, क्योंकि खलबली थी उससे बेकार। तो मेन चीज ये थी कि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को स्ट्रांग किया जाए, क्योंकि अभी बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स हैं, ब्रिटिश शासन के जो अलग अलग प्रोविंसेस हैं, इनको मिलाना है, एक देश बनाना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत अच्छा काम किया, गृह मंत्री थे उस समय, नेहरू साहब ने बहुत अच्छा काम किया। तो ये उस समय चलता रहा, लेकिन उस समय भी नेहरू ये साहब थे, वो ये कहते थे कि ज्यादा लेवल पे अगर आप चलेगा, बहुत डीप लेवल पे चलेगा ना, बहुत ही स्थानीय लेवल पे, उस समय थोड़ा सा चीजें बिगड़ जाएंगी। दूसरे साहब थे आपके, नेहरू साहब ने ये कहा, और फिर अब अंबेडकर साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि एक संविधान सभा में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब थे, तो संविधान सभा में सब लोग ये कह रहे थे कि देखिए साहब कि ये जो लोकल लेवल है ना, इस पे आपको सरकार या फिर इस पे कोई ना कोई शासन देना पड़ेगा और इसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, इनको शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। लेकिन हो क्या रहा था, कोई भी एक विलेज देखे वहां पर एक अगड़ी जाति होती थी, यानी कि जैसे पांडे जी हो गया, ब्राह्मण हो गए, एक पिछड़ी जाति होती थी, बीच में कुछ और क्षत्रिय वगैरह होते थे। लेकिन जो अगड़ी जाति और पिछड़ी जाति, इनके बीच में हमेशा कुछ ना कुछ कलह चलती रहती थी, कुछ ना कुछ जाति पाति चलता रहता था। उन्होंने कहा अगर स्थानीय इसमें, अगर आप स्थानीय ये निकाय में अगर पावर दे दिया गया, तो इसका मतलब ये है कि जो हम एकता की बात कर रहे हैं ना, जो उद्देश्य है हमारा, ये मटिया मेट ना हो जाए। क्योंकि ग्रामीण भारत में, ध्यान से सुनिए, 11वीं ग्रामीण भारत में जाति पाति और आपसी फूटफाट का बोलबाला था। तो दोनों की बात सही थी, दोनों सही सोच रहे थे उस समय, तो है ना, उस समय तो ठीक था। लेकिन संविधान सभा के बहुत सारे सदस्य, मैंने जिसे कहा था कि भारत के लोकतंत्र के आधार पर ग्राम पंचायत होनी चाहिए। संविधान सभा जो कॉन्स्टिट्यूट हुई संविधान बनाने के लिए, उनका यही मत था कि देखिए ग्राम पंचायत होनी चाहिए, क्योंकि जब गांव की बात आती है, वहां कोई ना कोई तो ऐसी स्थानीय बॉडी होनी चाहिए जो इस जगह इलाके को समझती है और इस पे फैसले ले सके, इसका ख्याल रख सके। लेकिन क्योंकि गांवों में जो गुटबाजियां होती थी, बुराइयां थी उस समय की बात कर रहा हूं, आज का थोड़ी कम है, आज भी थोड़ा बहुत है लेकिन उतनी ज्यादा नहीं है, थोड़ा लोग समझदार हो गए। तो ऐसा ग्राम पंचायत बनाना थोड़ा उस समय सही नहीं था, ऐसा माना गया, क्योंकि बुराइयां मौजूद थी, गुटबाजी थी। अब भारत स्वतंत्र हो गया, संविधान बन गया। संविधान का जो 73वां, जब भी संविधान में कोई चेंज होता है, अमेंडमेंट होता है, कोई बड़ा अमेंडमेंट होता है, तो उसको हम एक नंबर देते हैं। जैसे 73वां 73, मतलब इसके पहले 1 से लेकर 72 हो चुके थे बड़े बड़े जो अमेंडमेंट होते हैं। तो 73 अमेंडमेंट और 74 अमेंडमेंट, यानी कि जो मॉडिफिकेशन हुए कॉन्स्टिट्यूशन में, जो चेंज हुआ, इसके बाद जो स्थानीय शासन है वो स्ट्रांग होकर उभरा। अब स्थानीय शासन वाकई में आया। शुरुआत यहां से हुई थी 1952 की बात मैं करता हूं। यहां पर आप देख पा रहे हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952। तो इसमें कम्युनिटी यानी सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, यहां से शुरुआत हुई। इसके बाद आगे बहुत सारी चीज चलती रही कि भाई त्रिस्तरीय बनाया जाए, पंचायती राज की व्यवस्था हो, और कई जो ऐसे क्षेत्र हैं उन्होंने ये किया भी, उन्होंने ये काम किया भी। अब होता ये था कि जैसे किसी एक सरकार ने बना तो दिया, चलिए भाई इस जगह पे हमारा ये पूरा एक स्टेट है, ये डिस्ट्रिक्ट है, इसमें आपकी एक जगह है, एक विलेज मान लेते हैं इसको, इस विलेज में बना तो दिया। लेकिन होता ये था कि ये बेचारे लोग हमेशा पैसे के लिए इन पे निर्भर रहते थे। यानी कि केंद्रीय, पहले चीज तो ये है कि खुद ही प्रदेश जो स्टेट है वो खुद ही बेचारे, उनके पास पैसा नहीं, वो केंद्रीय सरकार से पैसा मांग रहे हैं, वो केंद्रीय सरकार से भेजे हुए पैसे पे निर्भर है। पहली बात तो ये हो गई। जब स्टेट में खुद ही पैसा नहीं आएगा सेंटर से, तो बाकी स्थानीय निकाय पे क्या पहुंचेगा। कई प्रदेशों ने तो ये तक मान लिया था, ये तक नहीं माना था कि निर्वाचन द्वारा स्थानीय निकाय स्थापित करने की जरूरत होती है। होता क्या था पहले जमाने में कि एक ये गांव है, इसमें जो 4 सबसे प्रबुद्ध लोग होते थे, जिनको सब मानते थे, या 5 लोग जिनको भी मानते थे, जिनकी रिस्पेक्ट करते थे, वो 5 जो है वो
पंच बन जाते थे। और मोस्टली इसमें अवगढ़ी जाति के होते थे, क्योंकि उनका प्रभुत्व होता था, पैसे वाले हैं, जमींदार है, तो ये सब हो जाते थे। तो कई लोगों ने कहा कि अब ये चुनाव कराने की क्या जरूरत है, ये पहले होता तो चला आ रहा है, लोग अपने आप पंच बना लेते हैं और चलता रहता है काम। ऐसे कई लोगों ने सोचा। उसके बाद 1987 में फिर से जरा बातचीत शुरू हुई इसकी कि देखिए साहब अब तो कुछ करना पड़ेगा। 1989 यहां पर एक चीज हुई, इसमें है पी.के. थुंगन। पी.के. थुंगन साहब है, इनकी जो थुंगन समिति कहते हैं इसको, थुंगन समिति, इन्होंने स्थानीय शासन जो लोकल बॉडी है इसके निकायों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए सिफारिश कर दी। इन्होंने कहा जो आप ग्राम पंचायत की बात करते हैं, जो आप निगमों की बात करते हैं, छोटे छोटे लेवल पे बात करते हैं, इसको आप संवैधानिक दर्जा दीजिए, सिफारिश कर दी। अब स्थानीय शासन की संस्थाओं के चुनाव भी समय समय पर कराने जरूरी है। उन्होंने ये कहा, क्या क्या सिफारिश की उन्होंने कहा कि कुछ कार्य ऐसे हैं, एक कार्य की सूची है जिसके लिए ये ग्राम पंचायत इस पे काम करेगी या फिर जो लोकल बॉडी काम करेगी, और उसको भी पैसा भी देना है। यानी कि अब क्योंकि पैसा तो इनके पास था ही नहीं, जब स्टेट के पास नहीं है तो इनके पास कहां से आएगा, तो संस्थाओं को धन प्रदान करना ये भी संविधान में बाकायदा लिख दिया गया। या फिर उसके लिए उन्होंने क्या कह दिया, लिखा नहीं गया। अभी थुंगन साहब ने केवल सिफारिश की है। क्या क्या सिफारिश की फिर से समझिए। इन्होंने एक सिफारिश की, पहली चीज कि देखिए स्थानीय शासन तो होना चाहिए, फिर इसके चुनाव होने, पहले स्थानीय चुनाव, फिर उसके बाद चुनाव होने चाहिए। दूसरी बात उसका यह है कि चुनाव होना चाहिए, स्थानीय निकाय होने चाहिए। तीसरा ये हो गया कि इनकी एक कार्य सूची होगी और उसके बाद इस पे काम करेंगे। और चौथा ये इन पे पैसा धन दिया जाए। तो अब आया संविधान का 73वां और 74वां संशोधन। एक मेन चीज ये थी, इसका मेन लक्ष्य ये है कि जो स्थानीय शासन है, लोकल बॉडी पे जो सरकार बनेगी, छोटी सी सरकार होती है वो, लेकिन उसको मजबूत करना। और अगर आप एक तमिलनाडु के एक गांव में चले जाएं और आप एक उत्तराखंड के गांव में चले जाएं, तो यहां पर दोनों जगह एक जैसा ही काम होना चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यहां कुछ और हो रहा है, यहां कुछ हो रहा है। तो एक तो कामकाज और एक रूपता सब पूरे देश में एक जैसा हो, इसके लिए काम शुरू हुआ। उसके बाद सन 1992 की बात करता हूं मैं। इसमें संविधान में बाकायदा ये जो 73 और 74, 73वां और 74वां संशोधन संसद से पारित हो गया। तो संविधान का जो 73वां संशोधन है, ध्यान रखें, ये है गांव में स्थानीय शासन। ये एक विलेज में जो स्थानीय शासन है उसके लिए है। और जो 74वां है, इसके बारे में मैं बात करूंगा। ये क्योंकि जो पहली चीज है वो आपकी आती है पंचायती राज से। इसी के बाद पंचायती राज की स्थापना हुई, इसको हम पहले बहुत डिस्कस कर चुके हैं, पंचायती राज। और उसके बाद जो 74वां हुआ, इसका है शहर से। इसका जो है शहर से रिलेशन है, इसका गांव से रिलेशन है, इसका शहर से रिलेशन है। और यहां पर हम बात करते हैं नगर पालिका की, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह, जो नगर पालिका वगैरह होती है, नगर पालिका, इसका रिलेशन है नगर पालिका। अब यहां पर हम नगर पे आ गए या हम गांव में हैं, ठीक। 1993 में ये 73वां और 74वां दोनों का दोनों जो अमेंडमेंट्स है, संशोधन, ये लागू हुए। अब हमने जो पहले देखा कि स्थानीय शासन को जो है पहले राज्य सूची में रखा गया था। कहां रखा गया था? स्टेट लिस्ट में। किसमें रखा गया था? स्टेट लिस्ट में यह स्थानीय शासन रखा गया था। प्रदेशों को इस बात की छूट थी, प्रदेशों को यह कह दिया गया था कि वे स्थानीय शासन को अपने हिसाब से कानून बनाइए, आप अपने हिसाब से कानून बनाइए। लेकिन जब संविधान में संशोधन हो गया, उसके बाद प्रदेश है उन्होंने अपना कानून बदलना पड़ा, क्योंकि वो अब संविधान में संशोधन हो गया है, अब इनको भी तो चेंज करना पड़ेगा चीजें। तो जब प्रदेशों को इन संशोधनों के आलोक में स्थानीय शासन के अपने अपने कानून में जरूरी बदलाव करने के लिए 1 वर्ष का समय दिया गया। ये देखिए साहब, आपको पहले जो हमने कहा था वही था कि स्थानीय शासन को हमने राज्य सूची में रखा गया है, आपको पूरी छूट है, अपनी तरफ कानून बनाइए। लेकिन अब कानून ऊपर से बन गया, 73वां 74वां अमेंडमेंट हो चुका है। अब अपने जो कानून है वो इस हिसाब से बनाइए, 1 साल आपको दिया जाता है। तिहत्तरवां संशोधन, जो पंचायती राज व्यवस्था, जिसके बारे में हमने काफी बात की थी, तो 73वां संशोधन जो है ये पंचायती राज व्यवस्था के बारे में है। इसमें त्रिस्तरीय बनावट से शुरू करते हैं। त्रि मतलब होता है 3,
स्तर मतलब होता है लेवल। तो ये 3 लेवल कौन कौन से हैं? अब जितने भी प्रदेश है उसमें, जो भी हम प्रदेशों की बात कर रहे हैं, प्रोविंसेस हमारे पास है, उसमें पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा या कहें फ्रेमवर्क 3 लेवल का है। सबसे नीचे यानी कि ये यहां पर ग्राम पंचायत आती। क्या आती है यहां पे? ग्राम पंचायत आती है यहां पे। ग्राम पंचायत के में क्या हो सकता है? या तो एक गांव हो, बड़ा गांव हो, या छोटे छोटे 2-3 गांव हो। ये जो मिडिल स्तर है यहां पर क्या आता है? इसको हम कहते हैं, जो मध्यवर्ती स्तर यानी कि जो बीच का पायदान या लेवल देख रहे हैं, पायदान मंडल ये है, इसको कहते हैं ब्लॉक। क्या कहते हैं? ब्लॉक। हिंदी में इसको क्या कहेंगे? तालुका। तालुका, हिंदी में इसको कहा जाएगा तालुका। तो ये जो तालुका है, जो प्रदेश छोटे आकार में होते हैं, वहां मंडल या तालुका पंचायत यानी जो मध्यवर्ती स्तर है उसको बनाने की जरूरत नहीं होती। जहां पर अगर छोटे छोटे प्रदेश हैं, छोटे स्टेट्स हैं, वहां पर इनकी आवश्यकता नहीं होती। अब सबसे ऊपर आ जाइए आप। सबसे टॉप पे जो है वहां है आपका जिला पंचायत। तो 3 लेवल पे फिर से बताता हूं आपको, पहला, दूसरा, तीसरा। पहले लेवल पे आपका आ गया, सबसे टॉप लेवल पे आ गया यहां पर जिला पंचायत। उसके बाद जो मिडिल लेवल पे आता है उसको हम मंडल कहते हैं, ब्लॉक कहते हैं, या फिर तालुका कहते हैं। और जो थर्ड लेवल है, सबसे लोअर लेवल पे, जिसमें एक या एक से ज्यादा गांव आ सकते हैं, इनको कहा जाता है ग्राम पंचायत। राइट? तो जो 73वां संशोधन हुआ, अमेंडमेंट जो हुआ, ग्राम सभा अनिवार्य रूप से बनानी जानी चाहिए। इसमें क्लियर लिखा हुआ है 73वें संशोधन में कि ग्राम सभा बनाना बहुत जरूरी है। जितने भी, एक पंचायत को ले लीजिए, यहां जितने भी मतदाता हैं इस पंचायती हलके में या इस इलाके में, जितने भी मतदाता के रूप में हर एक आदमी है जो वयस्क है, वो अपने आप ग्राम सभा का मेंबर हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ग्राम सभा जो है, जो एक मीटिंग कह सकते हैं इसको, इसमें कोई स्पेशल लोग आते हैं या गांव के कुछ लोग आते हैं। ग्राम सभा के सारे लोग वो होते हैं जो वहां के वयस्क होते हैं उस इलाके के, और जो मतलब वयस्क मतलब 18 प्लस होते हैं, और मतदाता होते हैं, मतदाता सूची में या मतदाता के रूप में दर्ज हो, तो अपने आप वो इस ग्राम सभा के मेंबर हो जाते हैं। ध्यान रखें कि ग्राम सभा की भूमिका और इसके कार्य का फैसला कौन करेगा? मान लीजिए ये तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु की का प्रशासन करेगा, यहां की स्टेट करेगी। ठीक? लेकिन क्लियर बात ये हो गई कि 73वें संशोधन में ग्राम सभा बनाना है ही है, जरूरी है, बिल्कुल। अब चुनाव कैसे होगा? अब ये जो 3 लेवल बताए, या ये जो ग्राम सभा बनानी आवश्यकता हो जाती है, इसका चुनाव कैसे होगा? तो यहां पर ये जो 3 स्तर मैंने बताए, 1, 2 या 3, इन स्तरों पर आप और हम डायरेक्ट इलेक्शन करते हैं इन लोगों का। हर पंचायती निकाय, जो भी पंचायत जहां पर है, उसकी अवधि होती है 5 साल। कितनी होती है? 5 इयर्स। और यदि ये जो प्रदेश की सरकार है, जैसे मैंने अब तमिलनाडु का एग्जांपल लिया, इसकी सरकार 5 साल पूरे होने से पहले पंचायत को भंग करती है। अगर मान लीजिए तमिलनाडु की सरकार ने 5 साल नहीं हुए इस निकाय को बने हुए, निकाय का नाम लूंगा, इन सबको मैं निकाय कहूंगा, जिसे हम स्थानीय निकाय कहते हैं, तो 5 साल से पहले अगर इनको भंग कर दिया जाए किसी भी कारणवश, तो 6 महीने के अंदर, ये बिल्कुल कानूनी है, 6 महीने के अंदर दोबारा इनका चुनाव होना ही चाहिए। ये बहुत जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर एक इलाका है और वहां पर आपके मेंबर ही नहीं है या स्थानीय शासन नहीं है, तो क्योंकि अब सारी चीजें 73वें संशोधन के बाद ये हो चुकी है कि उस इलाके का जो प्रबंधन है वो पंचायत करेगी। तो जरूरी ये था कि पहले आपने देखा कि अगर पंचायती संस्थाओं को भंग करने के बाद भी ऐसा कोई कानून नहीं था, प्रावधान नहीं था 73वें संशोधन के पहले कि अगर मैं भंग कर दी तो भंग चली आ रही है 1 साल, 2 साल, 5 साल। लेकिन अब ऐसा नहीं है। पंचायती ये जो जितने भी स्थानीय निकाय हैं, इसमें 6 महीने के अंदर आपको चुनाव कराने ही कराने। अब जैसे आप जो पंचायती संस्थाएं हैं, एक इलाका ले लेते हैं,
यहां पर 1/3 सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसका मतलब 33%, 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसके अलावा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति के लिए भी आरक्षण है। जो स्थानीय निकाय हैं उनकी जहां भी चुनाव होंगे वहां पर SC ST की सीट्स होंगी और 33% जो सीट है वो महिलाओं के लिए है। और ये किस हिसाब से है? ये इनके अनुपात में है। जो जैसे 33% तो महिलाओं के लिए हो गई, 1/3 वो तो फिक्स हो गया, लेकिन SC ST का कैसे होगा? इनका कितना परसेंट होगा? ये वहां की जो जनसंख्या है, मतलब SC ST की जो जनसंख्या है उनके हिसाब से प्रोपोर्शन में। जैसे मान लीजिए 10 सीटें हैं और या 100 सीटें हैं मान लीजिए, और 20% SC है, 10% ST है, तो 2 सीटें SC की हो जाएंगी। और जैसे 20% अगले तो 20 हो गई। अगर 20% SC है, 10% ST है, तो 10 सीटें उनके लिए हो जाएंगी। ऐसा आपका अनुपात चलेगा वहां पर। लेकिन एक और चीज है, अगर किसी एक स्टेट में SC ST नहीं है लेकिन OBC बहुत ज्यादा है, अदर बैकवर्ड क्लास में जो लोग आते हैं, तो अगर सरकार सही समझे, उस प्रदेश सरकार के ऊपर है कि अगर वो सही समझे तो OBC अन्य पिछड़े वर्ग को भी आरक्षण दे सकती है। 3 स्तर जो मैंने आपको बताया, ये हर लेवल तक आरक्षण दिया गया है। ऐसे नहीं कि किसी एक लेवल पे, निचले लेवल तक दिया गया है। केवल जो सामान्य श्रेणी है, जैसे जो जनरल सीट है, जनरल सीट होती है जहां पे SC SC कर रही है, इनकी सीटों पर ही महिलाओं का 1/3 आरक्षण नहीं दिया गया है, बल्कि जहां SC ST है, जहां की SC ST सीट है, वहां पर भी महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया है। ध्यान रखिए, मैं फिर से बताता हूं कि ये 33% तो पूरे जो भी स्थानीय निकाय है उसमें आपको 33% महिलाएं मिलेंगी। 100 में से 33 से ऊपर महिलाएं आपको मिलेंगी, कम से कम 33 मिलेंगी। मतलब अब आप क्या कहते हैं, ये जो इलाका है यहां पर SC का इलाका मान लीजिए, ये SC का इलाका हो गया, यहां पर SC के लोग आ सकते हैं, लेकिन इसमें भी हर जगह 1/3, इन SC में भी 1/3 महिलाओं का आरक्षण को फॉलो करना पड़ेगा। यहां पर भी व्यवस्था है। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी एक सीट में अगर महिला उम्मीदवार है, यानी वो फीमेल हो, महिला हो, और साथ में वो SC या ST को बिलोंग करती हो, आरक्षित हो, तो वो भी आ सकते हैं। और इसमें हमने कई बार देखा कि सरपंच जो होता है किसी ग्राम पंचायत का, वो दलित भी हो सकता है, आदिवासी भी हो सकता है, और साथ में महिला भी हो सकता है। एक महिला जो दलित है या आदिवासी है, वो भी एक पंचायत को लीड कर सकती है, करती है, कर रही है। अब ये विषय जो हैं, अलग अलग विषय हमने, जैसे 3 हमारी लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, तो ऐसे विषयों का स्थान, जो सब्जेक्ट है उनका स्थानांतरण, मतलब यहां से वहां गए वो, तो ऐसे 29 विषय थे जो पहले आते थे स्टेट लिस्ट में। अब इनको संविधान की जो 11वीं अनुसूची में दर्ज कर लिए गए हैं। तो ये जो विषय है, इसमें पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किया जाना है। जो भी पंचायती है वो तो जाना पड़ेगा, उनको ले जाना पड़ेगा कहां पर, उस जगह पे जहां पर इन पे कानून बन सके। तो इन कार्यों का जो वास्तविक हस्तांतरण है वो किसके ऊपर है? वो स्टेट के ऊपर है। वो स्टेट करेगा कि भाई ये इस चीज को यहां लाया जाए। तो प्रदेश स्टेट फैसला करेगा कि ये जो 29 विषय है, इसमें से कितने इनको स्टेट लिस्ट से स्थानीय निकायों में या निकायों के हवाले करने हैं, क्योंकि ये स्टेट लिस्ट में आ चुके हैं ना, 29 के 29 स्टेट लिस्ट में आ गए। अब इनमें कितने जो है हस्तांतरित करने हैं स्थानीय निकायों में, ये स्टेट का काम है, स्टेट देखेगा इसको। अब अनुच्छेद 243 जी, इसमें जो पंचायत की शक्ति है, उनके अधिकार है, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व है, किसी भी देश की विधायिका कानून बनाकर 11वीं अनुसूची में दर्ज मामलों में पंचायतों को ऐसी शक्तियां प्रदान कर सकती है। 11वीं अनुसूची में आ गया, अब वो सीधा स्थानीय निकाय के हिसाब से किया जा सकते हैं। जैसे ये देखिए, कुछ एग्जांपल देखिए इसमें कि 11वीं अनुसूची में क्या दिया गया है। कृषि है, लघु सिंचाई है, और एक और बताओ, सड़क पुलिया है, पुस्तकालय है, या परिवार नियोजन है। ये सारी जो चीजें हैं ये 11वीं अनुसूची में है। अब भारत में ऐसे अनेक प्रदेश हैं जहां पर आदिवासी संख्या बहुत ज्यादा है।
तो लेकिन वहां पर ये जो 73वां संशोधन है वो नहीं लगता, उससे अलग रखा गया है। 73वां संशोधन ऐसे क्षेत्र जो ट्राइबल एरियाज है वहां पर नहीं लगाया गया। तो 1996 में एक अलग अधिनियम बना, एक अलग कानून बना समझ लीजिए, और फिर उसके बाद वो क्षेत्र जहां पर ट्राइबल एरिया है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उनको फिर इस दायरे में शामिल किया गया। होता यह है कि जो ट्राइब्स हैं वो जंगल से ज्यादा जुड़े हैं, वहां के संसाधनों को यूज भी करते हैं, उनका देखरेख भी करते हैं, उनके जितने भी रीति रिवाज है वो जंगलों के आसपास या उसी एरिया में है। तो इसीलिए इनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए ऐसा किया गया कि इनको 73 में से दूर रखा गया और एक अलग से अधिनियम बनाया गया जिसमें इनको इंक्लूड किया गया। अच्छा, ऐसे इलाकों की जो ग्राम सभा है उसको ज्यादा पावर दिया गया है, और जो निर्वाचित ग्राम पंचायत है उसको कई मायनों में इस ग्राम सभा की अनुमति लेनी पड़ती है। कहने का मतलब यह है कि यहां की जो ग्राम सभा है इन इलाकों की, उसको ज्यादा पावर है, और कई बार क्योंकि ग्राम पंचायत का तो चुनाव होता है, तो जो ग्राम पंचायत है वो इनसे कई बार अनुमति लेना पड़ता है इनको कि हमको ये काम करना है। तो इसके पीछे विचार क्या है? इसका विचार ये है कि जो स्थानीय परंपरा है वो बची रहे, और आज जो हम निर्वाचन की प्रक्रिया अपना रहे हैं उससे इन यहां के लोगों को, क्योंकि ये ट्राइब्स हैं, इनको भी पता चले कि ये क्या चीजें हो रही। हर एक स्टेट में इलेक्शन कमिश्नर है, राज्य चुनाव आयुक्त। अब आपने कहा कि भाई 3 लेवल के स्थानीय चुनाव होने हैं, स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं, ये चुनाव कौन कराएगा? तो इसके लिए ये जो आयुक्त है, हर एक प्रदेश, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं छत्तीसगढ़ का, अब ये छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी बन जाती है कि वहां पर एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हो, मतलब राज्य चुनाव आयुक्त हो। अब ये आयुक्त साहब की जिम्मेदारी क्या है? उनकी जिम्मेदारी ये है कि पहले तो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराएंगी वो, जितने भी स्थानीय निकाय के हैं। पहले कौन करता था ये? पहले ये कराते थे स्टेट, जैसे छत्तीसगढ़ सरकार है ना, उसका प्रशासन ही कराता था। लेकिन अब भारत में चुनाव आयुक्त, जैसे हिंदुस्तान में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के, उसी तरीके से एक ऑटोनोमस, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी के अंतर्गत नहीं आता है, वो ऑटोनोमस है, इसी तरीके से एक और संस्था यहां बनाई गई स्टेट में जो खुद भी ऑटोनोमस रहेगी, मतलब इसका ना सरकार से रिलेशन है, किसी से रिलेशन है, और ये एक स्वतंत्र यहां पर एक चुनाव अधिकारी होगा। लेकिन ध्यान रहे, ये जो चुनाव है यहां पर जो हो रहे हैं उसका और जो हमारा नेशनल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उनका आपस में कोई संबंध नहीं है। ये अलग है, बिल्कुल कोई इनके काम में, कोई अधिकार क्षेत्र में कोई कॉमनैलिटी नहीं है, बिल्कुल अलग है। इनका केवल काम है स्थानीय निकाय के चुनाव कराना। इनका काम है जो बड़े बड़े चुनाव कराना, जैसे विधायक के हो गए या आपके एमपीज के हो गए आम चुनाव, और फिर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वगैरह के। फिर हम आते हैं राज्य वित्त आयोग पे। राज्य मतलब स्टेट का जो वित्त आयोग है, पैसा यहां पर उसकी बात हो रही है। तो हर एक प्रदेश, अब हम एग्जांपल लेते हैं, चलिए झारखंड का। अब ये सरकार झारखंड की जरूरी हो जाता है कि हर 5 साल के लिए एक स्टेट का वित्त आयोग, मतलब फाइनेंस कमीशन जो होगा, स्टेट फाइनेंस कमीशन, इनको बनाना जरूरी है। ये क्या करेगा? जो स्थानीय शासन है, जैसे जो ग्राम पंचायत है, जो ब्लॉक या तालुका है, नगर निगम जो है, खैर हम तो 73वें की बात कर रहे हैं, 74 पे नहीं गए तो नगर निगम नहीं आएगा इसमें, हम गांव की बात कर रहे हैं। तो यहां पर इनके जो माली हालत है, इनके पास कितना पैसा है, कितना गया, कितना आया, उसका जायजा कौन लेगा, उसके बारे में जानकारी कौन रखेगा? स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो ये इसका आयोग का काम क्या है? एक तरफ तो ये आयोग एक तरफ प्रदेश और स्थानीय शासन की व्यवस्थाओं के बीच, एक तो ये हो गया, और दूसरी तरफ शहरी और ग्रामीण स्थानीय शासन की संस्थाओं के बीच राजस्व के बंटवारे का पुनरावलोकन करेगा। इसका मतलब कि भाई स्टेट में कुछ पैसा आया है ना, स्टेट ने, झारखंड ने कुछ पैसा लिया, अब कितना पैसा यहां पर गांव में जाना है, कितना पैसा जो, क्योंकि नगर निगम वगैरह भी तो है जो आपके गांव में नहीं शहर में है,
नगर पालिका, नगर निगम, तो उसके लिए कहां पैसा जाना है, कैसे पैसे जाना है, ये सब इनका काम है। किसका काम है? राज्य वित्त आयोग का। पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन, पैसा सही जा रहा है नहीं जा रहा है, ये इनका काम है। अब हम बात करेंगे 74वें संशोधन की। 74वां संशोधन क्या कहता है? 74वां संशोधन जो है, जो अमेंडमेंट हुआ संविधान में, उसका रिलेशन है शहर से, मतलब शहरी स्थानीय निकाय। हमने गांव के बारे में बात कर ली, पंचायती राज्य व्यवस्था की बात कर ली, यहां पर हम बात कर रहे हैं नगर पालिका की। नगर पालिका की तो भारत की जनगणना में शहरी इलाके की परिभाषा किस तरीके से है? एक शहर कब हो जाता है, एक गांव कब शहर हो जाएगा? पहली चीज, कम से कम 5000 की जनसंख्या हो यहां पर, कम से कम 5000 की मिनिमम, इससे नीचे नहीं होनी चाहिए। दूसरा यह है कि इस इलाके में जो कामकाजी पुरुष है, जो लोग काम करते हैं, कम से कम 75% खेतीबाड़ी के काम से अलग माने जाने वाले पेशे में हो, मतलब 75 से ऊपर खेतीबाड़ी के अलावा हो, खेतीबाड़ी में ना हो। मतलब एक तो ये हो गया, तब शहर की बात हो गई। फिर उसका है कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है एक वर्ग किलोमीटर में, 1 किलोमीटर के दायरे में कम से कम 400 लोग रहते हों। अगर ये तीनों चीज आ गई तो अब ये जो इलाका है, जो भी इलाका था, वो शहर कहलाएगा। 2001 की अगर मैं बात करूं आपसे, तो 2001 में भारत की 28% जनसंख्या शहरी इलाके में रहती है। अब थोड़ा इसमें कुछ और चीज बताना चाहूंगा कि जो टाउन और सिटीज होते हैं, शहर और जो हम कस्बा कहते हैं, 1 लाख, इसके लिए क्या है, पॉपुलेशन जिसमें 1 लाख है उसको हमने और कैटेगराइज किया, उसको कहा क्लास 1 टाउन्स या सिटीज। 46 सिटीज ऐसी हैं जिनकी पॉपुलेशन 1 मिलियन, 1 मिलियन मतलब होता 10 लाख, इसको हम मिलियन प्लस यूएस कहते हैं सिटीज। 3 ऐसी सिटी है जिसमें 10 मिलियन से ऊपर है, इसको हम मेगा सिटीज कहते हैं। ग्रेटर मुंबई हो गया, दिल्ली और कोलकाता। तो ये कुछ मैंने जानकारी ली था, आपके काम आएगी। इसके अलावा बहुत सारे रूपों में जो 74वां संशोधन है, उसमें वो सारी चीजें हैं जो 73वें संशोधन, मतलब 73वें में जो थी वो सारी 74वें में है। बस ये जो है गांव के लिए है, ये शहर के लिए है, बस आपको इतना अंतर इसमें समझना है। तो 73वां और 74वां जो संशोधन है, उसका क्रियान्वयन हम अब करेंगे। इसमें हम देख चुके हैं कि कैसे हम शहरी इलाके के बारे में जो संशोधन हुआ उसको समझते हैं कि भाई एक शहर किसको माना जाएगा कि 5000 की कम से कम जनसंख्या हो, 25% खेती बाड़ी में हो, कम से कम 75% या उससे ऊपर लोग बगैर खेती बाड़ी वाले काम में हो, 400 जो है डेंसिटी हो 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर में, इससे ज्यादा जनसंख्या अगर हो तो वो शहर आ जाता है। तो हमने देखा कि 73वां और 74वां जो संशोधन है वो ऑलमोस्ट सेम है, बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन 74वें संशोधन में हमने बात की शहरी इलाकों की, 73वें में हमने बात की जो गांव के इलाके हैं। तो 73वां और जो 74वां संशोधन है उसका क्रियान्वयन कैसे हुआ, या फिर इसका जो एग्जीक्यूशन है, सभी प्रदेश जितने भी स्टेट्स हैं, इन्होंने जो 73वां संशोधन है उसको लागू करने के लिए कानून बना दिए हैं। इसके कानून बन चुके हैं। आज की बात करें तो जिला पंचायत की संख्या, मैं ये लेटेस्ट नंबर आपके सामने यहां पर है, यहां पर कितने कैसे लोग हैं, जैसे हर एक ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक पंचायत, फिर जिला पंचायत, ये आपका शुरुआती लेवल है, फिर उसके बाद सेकंड लेवल, फिर हाईएस्ट लेवल जो जिला पंचायत है। तो आप देखें करीबन 31 लाख के ऊपर लोग हैं इन सब में, पूरे देश की बात करें 31-32 लाख बहुत बड़ी बात होती है। तो आज जो जिला पंचायत की संख्या है उसमें करीब 500 जो ब्लॉक लेवल है, जिसे हम कहते हैं मध्यवर्ती या प्रखंड स्तरीय पंचायत की संख्या ये है। कम से कम आप देखें जिला पंचायतों की संख्या कितनी हो गई, 500, जो मिडिल लेवल की हो गई करीबन 6000 जो मिडिल लेवल की हो गई, जिसको हम ब्लॉक पंचायत कहते हैं। इसके अलावा 2,50,000, लो 2,50,000 नहीं है, ये है, हाँ 2,50,000, 2.5 लाख, ये क्या हो गया, ये ग्राम पंचायत।
जीपी लिख देता हूं। तो इतनी संख्या भी है, शहरी भारत में 100 से ज्यादा नगर निगम है। अगर हम शहर की बात करें तो 100 से ज्यादा आपको नगर निगम मिलेंगे, 1400 नगर पालिका है और 2000 ये नगर पंचायत मौजूद है। हर 5 साल में इनके लिए चुनाव होता है और जैसे मैंने आपको बताया तकरीबन 32 लाख सदस्य पूरे देश में चुने जाते हैं इन अलग अलग स्थानीय निकायों में। अगर हम पूरे के पूरे एमपी मिला लें, पूरे के पूरे जो विधायक हैं उनको मिला लें, जो हम एमएलए कहते हैं, तो इनकी संख्या होती है 5000 से भी कम। अब आप देखें, जो विधायक है एमपी है वो 5000 से कम, लेकिन जो पूरे स्थानीय निकाय में जो निर्वाचित सदस्य हैं 32 लाख से ऊपर है। एक अच्छी बात इसमें यह है कि महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में, 32 लाख का आंकड़ा है ये, इसमें बहुत बड़ी संख्या में महिला अध्यक्ष भी हैं, सरपंच भी हैं। ऐसी जगह अध्यक्ष है, यहां पर वो हेड है, सरपंच है। तो आज कम से कम 200 महिलाएं ऐसी हैं जो जिला पंचायत की अध्यक्ष है। 2000 महिलाएं प्रखंड यानी कि जो तालुका ब्लॉक पंचायत इसकी अध्यक्ष है, इस लेवल की। 200 यहां हो गया, 2000 यहां हो गया। उसके बाद ग्राम पंचायत की बात करते हैं। ग्राम पंचायत मतलब जो ये हमारा सबसे तीसरे स्तर पे आता है, सबसे लो लेवल पे जो आता है, मतलब बहुत ही ज्यादा फाइन लेवल पे जो आता है, इसमें 80,000 से ज्यादा महिला सरपंच हैं। नगर निगमों में 30 महिलाएं जो है मेयर है। मेयर क्या होते हैं? जो जितने भी कॉर्पोरेटर या पार्षद चुनते हैं ना, वो अपना एक नेता चुन लेते हैं, अपना एक हेड चुन लेते हैं, उनको मेयर कहते हैं, इसको महापौर कहते हैं। 30 महिलाएं मेयर है। नगर पालिका में 500 से ज्यादा महिलाएं अध्यक्ष है। नगर पालिका में लगभग 650 नगर पंचायतों की जो प्रधानी है किसके हाथ में है? महिलाओं के हाथ में। आप ये आंकड़ा देख रहे हैं, क्योंकि एक तो रिजर्वेशन है, महिलाओं का 1/3 रिजर्वेशन है, दूसरा SC ST में भी महिलाएं आ सकती हैं, और तीसरा लोगों ने महिलाओं की तरफ अपना एक रिस्पेक्ट दी है, या ये कहे कि एक वो, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम कर दिया जो हमने शुरुआत में 2 कहानियां देखी, तो अपना विश्वास दिखाया है इनके ऊपर। अनेक मामलों में हमने ये देखा कि महिलाओं की जो मौजूदगी है वो, उन्होंने कई काम कराए, ऐसे ऐसे काम जो बड़े मुश्किल थे, और होता यह है कि लोग कोई ना कोई तरीका अपना लेते हैं। तो मान लीजिए ये एक रिजर्व सीट है महिलाओं के लिए, तो यहां का एक नेता है जो इस इलाके का पार्षद बनना चाहता है, लेकिन होता क्या है कि ये तो महिला के लिए सीट है, तो वो क्या करता है, अपनी पत्नी को खड़ा कर देता है। अब क्योंकि लोग जानते हैं इन साहब को और ये पूरा जोर लगाते हैं, तो इनकी पत्नी जीत जाती है। इनकी पत्नी तो घर में बैठी रहती है, अपना घर का काम करती रहती है, लेकिन ये साहब जो है ये असली जो है कार्यभार देखते हैं। तो ये थोड़ा सा लोगों ने तरीका अपना लिया है, इसके बारे में भी थोड़ा देखना पड़ेगा। भारत की जनसंख्या में अगर देखा जाए कितने SC ST पॉपुलेशन में 2001 और 2011 का आंकड़ा आपके सामने रखा हुआ है, तो भारत की जनसंख्या में तकरीबन 16.2 ये अनुसूचित जाति या SC है, 8.2% अनुसूचित जनजाति है, यानी कि ST जाति के लोग हैं। तो स्थानीय शासन के जो शहरी और ग्रामीण संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों में इन समुदायों के सदस्यों की संख्या अगर हम देखें तो 6.6 लाख है। आप जो 32 लाख की बात करते हैं, करीबन हमने देखा इसमें 6.6 लाख, करीबन 6.5 लाख की संख्या अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की है। इससे क्या हुआ है? इससे यह हुआ है कि हर एक आदमी, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, चाहे वो किसी भी जाति प्रजाति को बिलोंग करता हो, सबका समान ऑलमोस्ट प्रतिनिधित्व मिल रहा है। जब भी लोकतंत्र को ज्यादा सार्थक और ताकत से वंचित लोगों को ताकत देने की कोशिश होगी तो संघर्ष और तनाव होता है। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, इसका क्या मतलब है। अब एक इलाका है,
इस इलाके में एक एससी सीट है, महिला है, महिला के लिए रिजर्व है और एससी सीट है, तो ये जीत गई। अब यहां पर कुछ ऐसे रहते हैं जो अगड़ी जाति के हैं, ये पिछड़ी जाति की है। अब इसमें क्या होता है कि कभी कभी इनके ऊपर कुछ आक्षेप लगा दिए जाते हैं, मारपीट हो जाती है, कभी कभी हत्या तक हो जाती है, क्योंकि जो कुछ ऐसे लोग हैं, मैं सबके बारे में नहीं कहूंगा, जो ये पचा नहीं पाते हैं, जो ये एग्री नहीं कर पाते हैं, विश्वास नहीं कर पाते हैं कि हमें राज करने वाला या हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को देखने वाला कोई पिछड़ी जाति का है। तो जब भी लोकतंत्र में हम कोशिश करते हैं कि इन लोगों को, मार्जिनलाइज लोगों को, खासतौर पे जो SC ST हैं, मुस्लिम्स हैं, इनको हम पावर दें या इनको किसी न तरीके से मेन स्ट्रीम में लाएं, क्योंकि ये जातियां, प्रजातियां बहुत सालों से, बहुत समय से एक तरीके से हाशिए पर रही हैं, लेकिन हमेशा इस पे संघर्ष होता है, तनाव होता है, क्योंकि मेजॉरिटी जो है वो कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करती है कि किसी माइनॉरिटी या फिर किसी ऐसे को हमारे ऊपर राज करने के लिए एक, क्योंकि संवैधानिक अधिकार मिल चुका है, तो इसके लिए हमेशा तनाव होते हैं। तो संविधान के संशोधन ने 29 विषयों को, जैसे मैंने आपको बताया था, 29 विषयों को स्थानीय शासन के हवाले किया है। बहुत सारे प्रदेश है, उन्होंने अधिकांश विषय इनमें से स्थानीय निकायों को नहीं सौंपे हैं, जो कि उन्हें सौंपने थे। स्थानीय स्तर की जो जनता है उसके पास लोक कल्याण के कार्यक्रम और संसाधनों के आवंटन के बारे में विकल्प चुनने की ज्यादा शक्ति नहीं होती। देखें कि आपने बना तो दिया है, आपने ये जगह बना तो दी, ये स्थानीय शासन है, यहाँ पर ये राज करेगा, इसके लिए चुनाव होने चाहिए, 6 महीने में SC आ सकता है, ST आ सकता है, महिला आ सकती है। लेकिन मेन चीज ये होती है कि जो स्टेट है उसका कितना इसमें कोशिश है, कितने एक्टिवनेस है। तो होता यह है कि हमने अक्सर देखा, यहां पर क्लियर लिखा हुआ है कि जो ये स्थानीय या जनप्रतिनिधि ये बस प्रतीक बन के रह गए। कई लोग आलोचना करते हैं कि हर एक जो फैसला है वो प्रादेशिक और केंद्रीय स्तर पर ही लिया जा रहा है, और जब अगर मान लीजिए किसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो फैसला किया, स्टेट गवर्नमेंट ने जो किया, वो ये स्थानीय निकाय वाले ने कर लिया, तो अंतर क्या पड़ा? सीधी चीज मान ली गई। और संसाधन, खासतौर पे जो संसाधन है यहाँ पर, क्योंकि संसाधन मतलब क्या होता है? पैसा चाहिए, रिसोर्सेस चाहिए, आदमी चाहिए, वो सब इनको नहीं मिलते, इसीलिए इनके पास ज्यादा विकल्प चुनने की शक्ति होती नहीं है, क्योंकि आता तो यहीं से है। शासन के निकाय जो एक स्टेट लेवल की जो निकाय है, एक एजेंसी की भूमिका निभाते हैं और केंद्र और राज्य सरकार के विकास कार्यक्रमों को लागू करना ये इनका काम है, और ये लागू करना जारी रखेंगे, क्योंकि स्थानीय लेवल पर तक पहुंचना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ किया, फिर स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ किया, ये आपके मेरे तक कहां तक पहुंचे, कैसे पहुंचेंगे? तो हमारे ऊपर एक स्थानीय निकाय भी होना चाहिए, जो कि होता है। आपके घर में पानी नहीं आ रहा है, आपकी नाली फंसी हुई है, या आपके घर के सामने कुछ ऐसा हो गया, तो आप किसको फोन करेंगे? आप अपने ग्राम पंचायत वाले को फोन करेंगे या फिर पार्षद को फोन करेंगे? यही तो होता है। इसीलिए गांव और शहर के लोगों को यह फैसला लेने का अधिकार होना चाहिए कि किस नीति और कार्यक्रम उन्हें अपनाना है, कौन सी नीति को नहीं अपनाना है। यह जरूरी हो जाता है जब पावर होगी। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने थोप दिया तब तो काम नहीं बनेगा, ये तो हर चीज माननी पड़ेगी। तो लोकतंत्र की जो असली परीक्षा होती है, जो असली उनकी परख है, वो कानूनी प्रावधानों में नहीं, बल्कि इन प्रावधानों को असली जामा पहनाने से होती है। अगर आपने 73वां 74वां संशोधन कर दिया, आपने कह दिया कि चुनाव होने चाहिए, आपने कहा इतना रिजर्वेशन होना चाहिए, आपने कहा इतना एक वित्त आयोग बनेगा, आपने कहा कि हस्तांतरित होना चाहिए कई सूचियों को, ये सब कहा तो सही, लेकिन इसका एक्चुअल असली जामा पहनाने का मतलब ये होता है इसका असली एग्जीक्यूशन भी तो होना है, ये काम होना भी तो है। केवल बात करने से या कानून बनाने से नहीं होगा ना। तो ये थोड़ी सी इसमें चीजें हैं, लेकिन फिर भी चीजें अच्छी हो रही हैं। अब हम बात करेंगे स्थानीय शासन की, इसको थोड़ा सा शॉर्ट में देखेंगे, यानी समरी टाइप है, लेकिन ये हम लेंगे अगली बार। तब तक शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।